नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। शाम 7 बजे की तमाम बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। दिन भर की 9 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जत्था लगाकर आ रहा है और लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु महाकुंभ में, और असर इतना है कि सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक भीड़ है। कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक की गई। महाकुंभ में छिड़े संग्राम के बीच अखिलेश यादव को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीतापुर में 10 किलो विस्फोटक के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई तो गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। शहर शहर यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा भी जारी है। एक हैरान कर देने वाली खबर सहारनपुर से सामने आई, जहां पर ससुराल वालों पर विवाहिता को HIV इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। सबसे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। नए चुनाव आयुक्त को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं। तो नए चुनाव आयुक्त को लेकर बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। आलोक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। माफ कीजिएगा, अनूप हमारे साथ जुड़े हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, और क्या जानकारी मिल रही है? CEC के चयन को लेकर बड़ी बैठक हुई है। देखिए, आपको बता दूं कि देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, इस पर मुहर लगा दी गई है। फैसला कुछ ही देर बाद हो जाएगा। चूंकि कल तक ये फैसला होना है, थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कमेटी है मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन को लेकर, उसकी बैठक हुई है और उस पर फैसला ले लिया गया है और नाम की घोषणा का इंतजार है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ नामों पर चर्चा हुई है आज की बैठक में, जिसमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, वो फ्रंट रनर हैं। उनका लंबा अनुभव रहा है। वो 2024 मार्च से ही बतौर चुनाव आयुक्त कार्यरत हैं। इससे पहले वो कई विभागों में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। हालांकि इनके अलावा भी 2 नाम पर चर्चा हुई है। इंतजार करना होगा कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनता है, लेकिन इनके नाम की घोषणा अब ये कह सकते हैं कि औपचारिकता है और कभी भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका अनूप गुप्ता। तो बड़ी खबर इस वक्त बैठक को लेकर, कल CEC रिटायर हो रहे हैं और अब CEC के चयन को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। नए चुनाव आयुक्त को लेकर मीटिंग की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। 14 दिन के रिमांड पर भेजे गए मनीष जगन अग्रवाल, सपा व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल रिमांड पर भेजे गए हैं। कुशीनगर की मदनी मस्जिद को लेकर की गई थी आपत्तिजनक पोस्ट और न्यायिक हिरासत में रहेंगे सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों के रिमांड पर भेजा है। हाटा के मदनी मस्जिद मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने पर मामला दर्ज हुआ था। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया था। केस दर्ज कर लखनऊ पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, 14 दिन के रिमांड पर मनीष अग्रवाल को भेजा गया है और क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल शीनम, बताते चले कि मदनी मस्जिद पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनीष जगन अग्रवाल हैं, जिन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था मस्जिद पे जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसको लेकर के, जिसके बाद कुशीनगर में उनपे BNS की धारा 170/130/116 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और लखनऊ की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। आज मनीष जगन अग्रवाल को रौना न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब बाकी जो पुलिस न्यायिक हिरासत में है, पुलिस भी उनसे पूछताछ करेगी। तो जो आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया था, उसके बाद पुलिस की ये कार्रवाई अब की गई है। जी
सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब कोर्ट में पेश किया गया मनीष जगन अग्रवाल को, इस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां मौजूद थे, लेकिन जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे कोर्ट में पुलिस फोर्स तैनात थी, 10 थानों की फोर्स तैनात थी, सीओ थे। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कानपुर में एक वैन में अचानक से भीषण आग लग गई, जो कि धू धू कर जलने लगी। मौके पर पहुंची टीम और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का बताया गया है। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाली घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से ठगी के 80,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे ठगी के मामले में एक बैंक का मैनेजर भी इसमें शामिल है। तो एक बैंक मैनेजर समेत साथी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। एक बैंक मैनेजर भी ठगी में शामिल पाया गया है। इसमें से एक व्यक्ति जो दिव्यांश है, वो एक आईसीआईसीआई बैंक में एक मैनेजर पद पर कार्यरत है और इसी की मिली भगत से आरिफ के नाम का बैंक अकाउंट खुला था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि कुछ ये जो पैसे हैं ये भारत से बाहर भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। 3 अन्य बैंक अकाउंट हैं जिनमें ये ट्रांसफ़र किए गए हैं, उनके पीछे भी टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी के लिए इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस टीम को इस गुड वर्क के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है हापुड़ की। हाफिजपुर थाना पुलिस और मेरठ की एनटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 4 करोड़ रुपए की कीमत का करीब 8 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल एक कैंटर गाड़ी, नकदी, मोबाइल भी बरामद कर लिया है। और इसके साथ ही गिरफ्तार गांजा तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। बिजनौर के सियोहरा थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। संत कबीरनगर जिले में गोरखपुर से शादी रचाकर गाजियाबाद जा रही दूल्हे की कार कोतवाली क्षेत्र के मेहंदावल बाईपास के पास ओवरब्रिज पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। बताया जाता है कि कार में नवविवाहित जोड़े के साथ दुल्हन के सास ससुर, 2 बच्चे कार में सवार थे और इस हादसे में कार में सवार दुल्हन घायल हो गई, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लखनऊ हरदोई हाईवे पर टायर फटने की वजह से सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में कार में सवार 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा कछौना थाना क्षेत्र के रैसो गांव के पास हाईवे के पास हुआ है। टायर फटने की वजह से कार पलट गई और ये बड़ा हादसा हुआ। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, लखनऊ हरदोई हाईवे पर यह हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर वहां पर इकट्ठा हो गई। टायर फटने की वजह से कार पलट गई और हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। अब नीचे रहो ना, नीचे उतरो, पहुंच लो। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनौर संत कबीरनगर में टायर फटने की वजह से हादसा हुआ है। 3 तस्वीरें, कहीं टकराई बस तो कहीं कार। और संभल से बड़ी खबर, रेप का आरोपी प्रिंसिपल सस्पेंड किया गया है। कॉलेज मैनेजमेंट ने सस्पेंड किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने रेप का आरोप लगाया। चंदौसी के एसएम कॉलेज का ये मामला बताया गया, जहां पर कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से एक्शन भी लिया गया है। दुष्कर्म का आरोप असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा है।
बस्ती में पुलिस की अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि बिल्लौर गांव के पास कुछ कार सवार बदमाशों ने श्याम सुंदर नाम के एक शख्स का अपहरण कर लिया था। अपहरण की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे और अपहरण का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीमें आरोपियों को पकड़ने गई तो इस दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। फिलहाल पुलिस ने बंधक शख्स को सुरक्षित बरामद कर लिया है। एक जगह है, उसके पीछे ये गाड़ी हमें खड़ी मिली थी और वहां पे ही दबिश देने के बाद हमें गाड़ी में अपहृत जो श्याम सुंदर हैं वो बरामद हुए और उन्हीं के साथ एक अभियुक्त अमन शर्मा, उसको भी गिरफ्तार किया गया, परंतु उसके 2 और साथी 3 साथी वो भाग निकले, जिसमें से एक साथी जिसका नाम है सनी शर्मा, उसको हमने उसी के पास सरसों के खेत हैं उसके निकट ही गिरफ्तार कर लिया है और उनको गिरफ्तार करने के दौरान उनके द्वारा फायर किया गया, जिसमें हमें काउंटर फायर करना पड़ा और गोली उनके पैर में लगी है। और खबर उन्नाव से, जहां पर तिलक कार्यक्रम की खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गई। बताया ये जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में लड़की पक्ष के एक रिश्तेदार के सीने में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू की गई, लेकिन आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। एसपी ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। फरवरी को गंगा घाट थाना क्षेत्रांतर्गत रजवा खेड़ा गांव में सुनील पुत्र डोरीलाल, जिनका आज तिलक समारोह था, सुनील के चचेरे भाई जीतू द्वारा अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें लड़की पक्ष के रवि उम्र 22 वर्ष घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धर्मात्मा सुसाइड केस में बोले संजय निषाद। फेसबुक पोस्ट को लेकर संजय निषाद ने आशंका जताई है, मेरे ऊपर तथ्यहीन आरोप लगाए गए। संजय निषाद ने कहा है धर्मात्मा सुसाइड केस की जांच होनी चाहिए, ये भी कैबिनेट मंत्री ने कहा है, और मौत के जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाए। 14 जनवरी से मेरी बात नहीं हुई, ये भी संजय निषाद ने कहा है। यह सोचकर अचंभित हूं कि बीते 14 जनवरी से मेरी और मेरे बेटे प्रवीण की उससे बात नहीं हुई। सरवन की भी 4 फरवरी का आखिरी बात हुई थी और हाल ही फिलहाल में उस पर किसी प्रकार पुलिसिया कार्रवाई भी नहीं हुई और आखिर किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या किया, जैसा कदम उठाया, उसकी जांच होनी आवश्यक है। जो पोस्ट उसके अकाउंट से आया है, ये सारे पोस्ट मैंने जो दिखाया है उसमें हर जगह उसने खड़ी पाई लगाई है, पैराग्राफ चेंज किया है, लेकिन जो दूसरा पोस्ट है वो 2 संदिग्ध बातें हैं। ये 8:30 बजे दिखाया गया घटना 9:30 बजे का पोस्ट है और उसमें कहीं खड़ी पाई नहीं, कहीं पैराग्राफ नहीं है, बिंदु दोनों के लिखने में है और एक व्यक्ति की आईडी कई लोग चलाते हैं। महाकुंभ में आज रिकॉर्ड स्नान हुआ है। आज 1,23,00,000 लोगों ने स्नान किया है। 36वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई और अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 36वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ पहुंचाया है। सीएम योगी ने दावा किया है कि इस आयोजन से यूपी को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। यूपी में 50 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में अपना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और
ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है, तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा भी अपनी फैमिली के साथ महाकुंभ में पहुंचे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। देवरकोंडा गले में रुद्राक्ष की माला डालकर भगवा धोती पहनकर भक्ति में लीन नजर आए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। महाकुंभ में तमाम बड़ी हस्तियां स्नान करने के लिए पहुंच रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी संगम में पवित्र स्नान करने पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, जल बिल्कुल अशुद्ध नहीं है बल्कि जल शुद्ध है। जो भी दादा दादी, नाना नानी, पिताजी, माताजी, भाई भाभियाँ, जो भी कुटुंब में मित्र, मेरे अपने पेट्स, मेरे अपने डॉग्स, मेरी कैट्स, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए सबके नाम से एक अर्घ दिया है और एक डुबकी लगाई। अच्छा, यहाँ का जल और व्यवस्थाएं कैसी हैं? 100 लोगों की बारात आती है, हमारे हाथ पांव फुला देते हैं। ये एंगल भी जरा दूसरे लोगों को देखना चाहिए। और अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। भाषा की भी एक समस्या होती है, बोलचाल की भी होती है। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि 50 करोड़ से ऊपर लोग, सनातनी लोगों ने यहाँ आए। मैं तो एक नई बात आज कहना चाहता हूँ कि IIM के बच्चों को, IIM के फैकल्टीज को, MBA BBA के बच्चों को स्नान भी करें, नहीं तो यहाँ का मैनेजमेंट देखने के लिए आएँ कि किस प्रकार से प्रतिदिन 2-3 करोड़ लोग अगर आते हैं। और एक छोटी मोटी घटना हुई है, इसमें कोई जो राय नहीं, बेहद दुख है, उसके लिए आयोग भी। महाकुंभ में स्नान करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों पर भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, सड़कों पर ब्रेक लग गया है, अब रुक रुक कर वाहन चलते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भीड़ आप देखिए, रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। अयोध्या में आस्था का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या इस समय त्रिकोणीय धार्मिक स्थल बन चुका है। प्रयागराज और काशी विश्वनाथ से दर्शन करने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर SSP राजकरण नैयर ने कहा कि मेला क्षेत्र को 6 जोन और 11 सेक्टर में बांटकर पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। सभी श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक रामलला का दर्शन कराए जा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जनपद अयोध्या आ रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व से ही काफ़ी प्लानिंग करके क्षेत्र को 6 जोन्स और 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। सभी में सीनियर राष्ट्रपति अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को लगाया गया और सुनिश्चित किया जा रहा है आने वाले सभी श्रद्धालु एक सुगम अनुभव लेकर के आ सकें। देखिए, हमारे जगह जगह पे मैं हेल्प यू डेस्क वगैरह लगे हुए हैं और जो भीड़ है उसको उस हिसाब से उसका आंकलन करते हुए, जिसको कहते हैं कि कहाँ किस हमारे क्षेत्र डायरेक्शन से कितनी भीड़ आ रही है, उसके हिसाब से कहाँ पे हमको क्या क्या व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। यदि होल्ड करवाना है तो हमारा होल्डिंग एरिया कहाँ पे होगा। होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं जिनमें सभी सुविधाओं को से लोगों को ये किया जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उन्हें होल्ड करवा कर फिर दर्शन करवाया जाता है, जैसे जैसे हमारी जगह खाली होती रहती है। नहीं, बहुत अच्छा लगा अयोध्या आकर। भीड़ तो बहुत थोड़ी ज़्यादा है, बट वैसे व्यवस्था सही है। लेकिन वो शायद कुंभ की वजह से थोड़ा ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। जय सिया राम। हम जयपुर से आए राम जी के दर्शन करने। हमारे पापा, बहन, जियाजी, दीदी नया मंदिर बनाए। मैं पहले टेंट में थे रामलला, जब देखने आई थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगी। आज मेरा आना हुआ है। कल
से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लिहाजा आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। सपा के विधायक रविदास मल्होत्रा ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि 18 फरवरी से 5 मार्च तक सत्र चलेगा, जबकि बीच में 5 दिन का अवकाश रहेगा। लिहाजा मांग की गई है कि अवकाश के दिन भी सत्र चले। महाकुंभ हादसे पर विपक्ष नियम 56 के तहत चर्चा चाहता है। सपा ने साफ किया कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लोकतांत्रिक विरोध होगा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सत्र को सुचारू रूप से चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सतीश महाना ने विपक्ष से कहा कि वे अपने जायज प्रश्नों को मजबूती से रखें। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं सर? विधानसभा का ये बजट सत्र है। बजट सत्र में अगले आगामी वर्ष का, वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। विपक्ष के अपने सुझाव होते हैं, विपक्ष की अपनी एजेंडा होता है, लेकिन हम सब लोग अंततोगत्वा प्रदेश के हित के लिए बात करते हैं। तो मेरा हमेशा विगत 3 वर्षों में ये प्रयास रहा है कि मैं प्रतिपक्ष को भी उतना ही मौका दूं जितना सत्ता पक्ष को देता हूं। बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को है और नियमावली का हर नियम कुछ न कुछ बोलने के लिए ही कहता है। कोई नियम ये नहीं कहता कि आप चुप रहें। तो नियमों के अंतर्गत अपनी बात रखें, प्रभावी ढंग से बात रखें। आलोचना भी अच्छे शब्दों में और कटु शब्दों में हो सकती है, लेकिन अभद्रता नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा जो भी विषय रखा जाता है बड़ा प्रभावी रखा जाता है और उसको पूरा देश फॉलो करता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार की कोशिश रहेगी बजट ऐसा हो जिससे समाज में खुशहाली आए। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि सत्र के दौरान सदन में चर्चा हो, न कि हंगामा। कोशिश है कि हम जो 2025-26 का बजट लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और समाज के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ऐसा बजट हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और हमारी तरफ से यही कहना है कि सरकार चाहती है कि सदन में बहुत रचनात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से चर्चा हो और विपक्ष भी जो उसका अपना दायित्व। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।